नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले के वंश हम पढ़ चुके हैं। आज जो तुगलक वंश हम पढ़ने वाले हैं वो 1320 से लेकर 1414 तक का समय जो है तुगलक वंश का था। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक था। सबसे पहले बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो है इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। ठीक है, तो एक बार पुनः देखेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया तुगलक वंश ने। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था और कार्यकाल था 1320 से 1325 तक का। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक करवाया। संभवतः सबसे पहले नहरों का निर्माण कृषि के लिए इसी ने करवाया था और डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों की बात करें तो इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा लेना ही जो है उचित समझा और उसका आदेश जारी किया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि जो है पुनः लौटा दी उन्हें और इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने और चेहरे के प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू करवाया। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़े को दागने और जो सेना की जो चेहरा प्रथा थी उसको प्रभावी तरीके से लागू करवाया। कुएं नहरों का निर्माण करवाया। अमीरों को भूमि पुनः लौटा दी जो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे पुनः वापस ले ली थी। ठीक है, उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैन्य अभियानों की। तो देखिए, तेलंगाना विजय सबसे पहले आती है। जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। ठीक है, तो जूना खां के नेतृत्व में जो है अपने गयासुद्दीन तुगलक इसकी जो सेना है इसने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। जूना खां का ही नाम इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। तिरहुती विजय, मंगोलों पर विजय, उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और जब ये बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वो दिल्ली को छोड़ दे। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूस दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली पहुंचने से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो तेलंगाना विजय जूना खां के नेतृत्व में इसने की थी और बाद में जूना खां का जो नाम है वो मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। तिरहुती विजय यानी कि जो मंगोल पर विजय वो भी जूना खां के नेतृत्व में की। बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में किया। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली को छोड़ने का आदेश दिया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हुनूस दिल्ली दूरस्थ। नेक्स्ट है मृत्यु। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तो लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वो महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी जो मृत्यु है वो 1325 में मार्च में हो गई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा आपको दिखाई दे रहा है ये तुगलकाबाद में स्थित है। दिल्ली के पास ही स्थित है तुगलकाबाद, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर में महल के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु मार्च 1325 को हो जाती है। अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1325 से 1351 का काफी लंबा कार्यकाल मोहम्मद बिन तुगलक का रहता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। इसकी योजनाएं बहुत अच्छी थी लेकिन जो है किस्मत इसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम देखें। ये क्रम बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले इसने दुआब में कर वृद्धि की।
बाद में इसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई, फिर प्रतीक मुद्रा की योजना, फिर खुरासान अभियान की योजना, फिर कराचेल अभियान की योजना और फिर कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। तो ये 6 योजनाएं थी उसकी, जो लगातार क्रम में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें दोआब में कर वृद्धि योजना। तो मोहम्मद बिन तुगलक राज्य की आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। पर जब ये योजना लागू की तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे। उसी समय ये योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया और ये किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवाने अमीर को ही नामक एक विभाग बनाया। ठीक है, तो राज्य की आय को बढ़ाने के लिए इसने सबसे पहले कर की वृद्धि की योजना बनाई थी, लेकिन दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। बाद में इसने किसानों के लिए दीवान अमीर को ही नामक के विभाग की शुरुआत की। फिर है राजधानी परिवर्तन की योजना। तो इसने सोचा कि दिल्ली से देवगिरी को यानी कि देवगिरी दौलताबाद में जो है राजधानी परिवर्तित कर दी जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मंगोल आक्रमण से बचना और दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना। इसलिए इसने क्या किया, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। बाद में इसे फिर से राजधानी जो है दिल्ली बनानी पड़ी। नेक्स्ट देखेंगे सांकेतिक मुद्रा की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर में नकली सिक्का बनने लगा। पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जब इसे समझ आया कि इसकी योजना असफल हो गई है, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करा के चांदी के सिक्के ले जाएं। ठीक है, तो ये इसकी योजना भी फेल हो गई। नेक्स्ट देखेंगे खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासक से संधि कर ली, तो पैसा भी गया, ठीक है, और सेना भी इसकी फालतू में तैयार हो गई। अब कराचेल अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटी कराचेल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए। कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए। इसी के समय मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता है वो भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। तो ये अभियान जो है ये भी इसका असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। बाद में हम विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही दक्षिण में हरिहर बुक्का ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने कर दी। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 पे गद्दी पे बैठा और 1388 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने उसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था।
मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। देखिए हम जजिया कर को एक बार पढ़ते हैं डिटेल में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होता था और निम्नलिखित लोगों को इससे मुक्त रखा जाता था: बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। इन 5 लोगों को जो है जजिया से मुक्त रखा गया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया और औरंगजेब जो था इसने 1679 में पुनः जजिया को लगा दिया। ठीक है, जजिया कर को वापस लगा दिया। और अंतिम रूप से अगर बात करें किसने समाप्त किया जजिया कर को, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। उसने अंतिम रूप से जजिया को समाप्त किया। नेक्स्ट देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को ही। तो फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो उसने ऋणों की समाप्ति की। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋणों को माफ कर दिया। उसके द्वारा 4 कर ही लगाए गए: खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज एक लगान होता था, खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर कर होता था, जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था और जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हो और उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज होते हैं या साधनहीन होते हैं या असहाय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने राजनीतिक अपराध जैसे कि राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। आदेश दिया उसने कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद या दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। नगद वेतन की जगह जागीर देने की इसने व्यवस्था करवाई। इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था पुनः शुरू की। फिरोज तुगलक की बात करें तो मुद्रा में इसने सुधार किया। फिरोज तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। शंशगनी चांदी की मुद्रा थी और ये टंके के मूल्य के 1/6 थी। अध ये तांबे की मुद्रा थी और जीतल के मूल्य की 1/2 थी। विक ये तांबे की मुद्रा थी और जीतल के मूल्य की 1/4 थी। ठीक है, तो 3 प्रकार की मुद्राएं जो है इसने चलाई: शंशगनी, अध और विक। नहरों के निर्माण की बात करें तो सुल्तान ने फिरोज शाह तुगलक जो था इसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। ये नहरें दिल्ली और हरियाणा के मध्य केंद्रित थीं। जो किसान नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हक ए शब्र जो है सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10वां भाग होता था। आपसे पूछे शंशगनी अध विक किसने चलाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। शंशगनी चांदी की थी, अध तांबे की थी, विक तांबे की थी। दासों से प्रेम। फिरोज शाह तुगलक जो है सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे। इतने दासों को नियंत्रित करने के लिए उसने दीवान बंदगान यानी कि दासों के विभाग की स्थापना की। तो दीवान बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंक का वार्षिक वेतन दिया जाता था। शिफा खाना की व्यवस्था की बात करें तो इसमें अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कराई। इसने किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल शफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए। तो दारुल शफा क्या था? ये निःशुल्क चिकित्सालय होता था। बात करें फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों की तो फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। इसमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फतेह खां का जो पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 1389 तक शासन किया। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो छोटा भाई था अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने पर उनका इतना प्रभाव नहीं रहा और तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद बना।
मार्च 1394 में दिल्ली सल्तनत का शासक जो था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता था, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। ठीक है, तो मतलब बहुत थोड़ी जगह का शासक बना था नसीरुद्दीन महमूद शाह। 17 दिसंबर 1398 को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया और सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर मल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। तो आज की क्लास में हमने तुगलक वंश को पढ़ा है। इसके आगे के वंशों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।